लीजिए मेरे भाई यहां से एक टैक्सी चली है, मान लो यहां ये जो है बस स्टेशन है, यह है टैक्सी स्टेशन है, टैक्सी स्टैंड कह सकते हैं, टैक्सी स्टैंड है। ये एक आदमी है मेरे भाई, ठीक है। यहां से एक टैक्सी चली है तो आदमी को वो टैक्सी मिलेगी, यहां से एक टैक्सी चले तो आदमी को वो टैक्सी मिलेगी मेरे भाई, ऐसे मिलेगी। अब दूसरी टैक्सी जो है 28 मिनट बाद चलती है। अगर दूसरी टैक्सी सेम इसी जगह से 28 मिनट बाद चलती है तो आदमी को दूसरी टैक्सी यहां 28 मिनट बाद ही मिलनी चाहिए। यहां से टैक्सी चली, आदमी को मिली, दूसरी टैक्सी 28 मिनट बाद चली, आदमी को भी दूसरी टैक्सी 28 मिनट बाद मिलेगी। लेकिन मेरे भाई ये जो आदमी हैं, ये जो है टैक्स दोनों टैक्सी सेम डायरेक्शन में चले, ये जो आदमी है टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, ये आदमी टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा है मेरे भाई, टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में मेरे दोस्तों। अब ये दो आदमी जो है दोनों टैक्सियों से 10 मिनट के गैप पर मिलता है, यानी कि मेरे प्यारे भाई आदमी चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, आदमी चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 10 मिनट तक आदमी चलता रहा। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। मेरा ये जो आदमी है ये 10 मिनट तक चलता रहा, 10 मिनट तक। और मेरे भाई दूसरी टैक्सी जो है आदमी को यहीं मिल गई, खटैक, दूसरी टैक्सी यहां ही मिल गई। समझ में आया? यानी कि मेरे दोस्तों यहां से यहां तक आदमी 10 मिनट तक चलता रहा और आदमी को जो है मेरे भाई टैक्सी 10 मिनट के बाद ही मिल गई। समझ में आया? तो आप बताओ, आदमी को टैक्सी मिलनी थी 28 मिनट बाद, लेकिन आदमी को टैक्सी मिल गई 10 मिनट बाद। क्यों? कि टैक्सी को ये वाली डिस्टेंस दूर नहीं चलनी पड़ी, टैक्सी को मेरे प्यारे भी टैक्सी को ये जो डिस्टेंस है ये नहीं चलनी पड़ी, ये आदमी ने खुद चल के क्रॉस कर ली। तो जो टैक्सी 28 मिनट में मिल रही थी वो 10 मिनट में मिल गई, यानी कि 18 मिनट पहले ही मिल गई। यानी कि टैक्सी अगर यहां से यहां तक जाती तो और 18 मिनट लेती, यानी कि इस डिस्टेंस को जाने में टैक्सी कितना टाइम लेगी? 18 मिनट का टाइम लेगी, 18 मिनट का। तो सेम डिस्टेंस जाने में, मैं इसी सेम डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मेरे भाई, इसी सेम डिस्टेंस की, इस सेम डिस्टेंस को जाने में आदमी तो 10 मिनट तक चला, ये डिस्टेंस दूसरी टैक्सी मिली, टैक्सी इस डिस्टेंस को जाने में लेती 18 मिनट को, कि 28 मिनट में मिलनी थी टैक्सी 10 मिनट में मिल गई, 18 मिनट पहले मिल गई। यानी कि टैक्सी यहां से यहां तक अगर पहुंचती तो पूरा जो है 10 और 18 28 मिनट ले लेती। तो सेम डिस्टेंस जाने में ये टाइम जो लगा उसका रेशियो है 10 और 18 5-9, ये टाइम का रेशियो है 5-9। ये आदमी और टैक्सी को जो टाइम लगा, टाइम का रेशियो 5-9 है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा आएगा, 9:5। स्पीड का रेशियो उल्टा आ जाएगा, आदमी का और टैक्सी का 9:5। आदमी की स्पीड ज्यादा है। तो भैया यहां पे जो टैक्सी चल रही है वो 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 5 की वैल्यू 74 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यानी कि कितने गुना मेरे भाई? 14.8 गुना। तो 9 की वैल्यू भी 14.8 गुना आएगी, 9/72 एंड में 2 आएगा यूनिट, ये करेक्ट है अभी, क्योंकि आदमी की स्पीड आएगी 9 गुणा 14.8, एंड में 2 आएगा मेरे दोस्तों, 9/72, एक ही ऑप्शन है 126 और 7.2। बहुत तगड़ा सवाल है भाई साहब, ये अच्छा सवाल पूछा। पर 2 लोग दौड़ रहे हैं, सिद्धार्थ और यश, सिद्धार्थ और यश अपोजिट डायरेक्शन में। कितने अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे मेरे भाई? देखो अलग अलग पॉइंट पर ही मिलेंगे, उन्हीं पर मिलते रहेंगे बार बार। तो आप बताओ, सिद्धार्थ एक राउंड कंप्लीट करता है 85 सेकंड में और यश राउंड कंप्लीट करता है 45 सेकंड में, यानी कि इनको जो टाइम लगता है, टाइम का रेशियो कितना है? 5 से जाएगा 17 और 5 से जाएगा 9, टाइम का रेशियो 17-9 है। अगर सेम डिस्टेंस सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर मारने में, सेम डिस्टेंस जाने में टाइम का रेशियो 17-9 है, तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या आएगा? 9:17 स्पीड का रेशियो आएगा। तो आपको ना इनकी स्पीड का रेशियो निकालना है, आगे नहीं हो सकता सॉल्व। अब इसकी ट्रिक है, अगर सवाल ये आता है कि अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो कितने पॉइंट पर एक दूसरे कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे पर मिलेंगे, तो भैया अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको ये जोड़ देना है, यानी कि सवाल का आंसर आएगा 26। आप स्पीड का रेशियो निकालो, सिंप्लीफाई कर लो, जोड़ दो। अगर डायरेक्शन सेम होता मेरे भाई तो ये आपको घटा देना, इस सवाल का आंसर आ जाता फिर 8। ये ट्रिक होती है मेरे दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है। पेन का प्राइस निकाल लूं तो मेरा सवाल हो जाए। अच्छा सवाल है भाई, कैसे करिएगा? 6 पेन और 5 पेंसिल की कीमत, मान लिया एक पेन है X रुपए का, एक पेंसिल है Y रुपए की, इक्वेशन सॉल्व करना है। तो 6 पेन 6X के और 5 पेंसिल 5Y की, इनकी कीमत है 259 रुपए, 259 रुपए। अब सवाल देखिए, एक पेन का प्राइस 9 रुपए कम हो जाता है, पेन का प्राइस X से X माइनस 9 हो गया, और एक पेंसिल की कीमत 4 रुपए बढ़ जाती है। पेंसिल की कीमत पहले Y थी, 4 रुपए बढ़ जाते, Y+4 हो जाती है, पेंसिल की कीमत Y से Y+4 हो गई।
तो 19 पेन और 2 पेंसिल की कीमत, 19 पेन की कीमत क्या होगी 19 से गुणा, और 2 पेंसिल की कीमत क्या होगी 2 से गुणा। तो अब 19 पेन और 2 पेंसिल की कीमत हो जाते मेरे भाई यहां पर 90 रुपए, 90 रुपीज। क्या बात को समझे? यहां से भी इक्वेशन बन जाएगी ना, 19 की एक्स में गुणा 19x, 2 की वाई में 2y, 19x प्लस 2y। अब माइनस 19 निम्मा 171 और 2 चौक 8। देखो 19 की 9 में गुणा हो जाएगी, माइनस का 171, 2 चौक 8, ये उधर जाएगा। तो 90 में से 8 घटाऊंगा 82, और ये माइनस का 171 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा 17 8 25 और 2 1 3, 253। तो 19x प्लस 2y आ जाएगा 253, 253 ये आ गया। तो ये आ गया मेरे भाई यहां से 19x प्लस 2y बराबर 253, 253। समझ में आया? तो यहां से हमने दोनों चीजें जो है ये निकालनी सॉल्व करके। अब 13 पेन और 2 पेंसिल की कीमत पूछी है, 13 पेन और 2 पेंसिल की कीमत पूछी है। अब देखो यहां से ना, अच्छा करना तो पड़ेगा भाई, एक्स और वाई दोनों ही निकालना पड़ेगा आपको यहां से, क्योंकि अच्छा 19x प्लस 2y याद हो गया, 19x प्लस 2y याद हो गया, ये 253। चलो इसको रहने दो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और आप मुझे निकालो x का मान। x का मान तो भैया निकालना थोड़ा मुश्किल है, y का मान निकालो। यहाँ y 5 है, यहाँ 2 है, तो y की वैल्यू को सेम कर लेते मेरे भाई, यहाँ 5 और 2 को इक्वल बना लेते, 10 10 ऊपर 2 से गुणा और नीचे 5 से गुणा, हमने y की वैल्यू को इक्वल बना दिया। अब मेरे दोस्तों आप इनको घटा दो, तो y तो घट जाएगा, तो 6 दूनी 12x और 95x, 12 और 95 का डिफरेंस आएगा 83x, बराबर राइट साइड में क्या आएगा 259 का दुगुना 518, और 253 का 5 गुना 1250, और 15 1265। ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। इनका डिफरेंस कितना आएगा मेरे भाई, 15 में 60 गया 7, और ये 5 में से गया 4, ठीक है जी, और 12 माइनस 5 747। तो x की वैल्यू आएगी 83 से पूरा 9 बार जाएगा, 720 और 27, 720 और 27 947। तो मैं भाई यहाँ x y ऊपर 2 से गुणा नीचे 5 से, जैसे 2 पंजे 10y, 5 दूनी 10y कट जाए, 6 दूनी 12x, 95 का डिफरेंस 83x, 2 की गुणा 259 में, 5 की गुणा 253 में डिफरेंस लिया, x का मान 9 आ गया। लेकिन हमें x का मान 9 आ गया, यही चाहिए था, क्या यही चाहिए था हमें? चाहिए 13 पेन और 2 पेंसिल की कीमत, ये 19 पेन और 2 पेंसिल की कीमत है, 13 पेन की कीमत चाहिए। तो इसमें से अगर मैं 6x घटा दूंगा, 6x, x का मान 9 आया है, x का मान 9 आया, यानी कि अगर मैं इसमें से 54 रुपए घटा दूंगा, 54 रुपए, तो ये 19x माइनस 6x 13x हो जाएगा, यानी कि 13 पेंसिल और 2 पेन की कीमत डायरेक्ट आ गई। 253 में से 54 घटाऊंगा, यानी कि 199 रुपीज। 199 इस सवाल का आंसर है सेकंड ऑप्शन बेटा। एकदम अच्छे से आज सीखेंगे, और आज के बाद कभी भी फिर ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, आओ समझते हैं। पहले तो दोनों बच्चों के साल का अंतर है 2 साल। कल मैंने कराया था रात में 8 बजे, जहां 1 साल का अंतर था। अब आगे समझते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, मतलब 1/20, 1/20 मतलब 20 से पैसा 21 होगा। तो ये होता है ऊपर वाला बड़े भाई का, नीचे हो गया छोटे भाई का। जितने साल का अंतर होता उतना पावर लगा देते। खत्म हो गया बाबा। बताओ अब किसी को समस्या है? भाई बड़े वाले को तो ज्यादा ही मिलेगा, भले ब्याज ब्याज के बाद में बराबर हो जाएगा, उसका समय कम होगा। तो बड़े भाई को मिलेगा 21 21 441, छोटे भाई को 400, B/C। अब वैसे भी जो 441 से कटेगा वही आंसर हो सकता है, वो यही कटेगा, क्योंकि 41 दूना 82, 4 दूनी 8। अब लेकिन मैं सॉल्व करके देख लूं, दोनों जोड़ लूं, तो मेरे पास 841 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा नहीं 16820 है। तो 841 की वैल्यू अगर 16820 है, तो एक की वैल्यू मुझे लगा सीधे सीधे 8 दूनी 16, में एक की वैल्यू 200 आ गई, तो 441 की निकालो, 20 आ गई एक की वैल्यू, और कुछ नहीं करना। अगर यही साल वहां पर 1 साल का अंतर होता तो मैं पावर 1 करता, 3 साल का अंतर होता मैं पावर 3 करता, 5 साल का दोनों में अंतर होता मैं पावर 5 करता। ये इतना छोटा सोल्यूशन आज तक आपने इस क्वेश्चन के लिए नहीं किया होगा, क्या ये बात सही है? इतना छोटा सोल्यूशन आज तक आपने इस क्वेश्चन के लिए नहीं करा होगा। अगर मैं आपके हिसाब से कहूं तो आप खुद कह रहे हैं कि जी 22% की हानि पर बेचा है, आप ही ने कहा कि जी 22% की हानि पर बेचा बेचा। मैं बहुत आराम से आज समझाऊंगा, कोई जल्दी में नहीं, मेरा दिल दुखी है आज, माय हार्ट इज ऑलमोस्ट सॉरो फॉलिंग। और इंग्लिश गलत हो गई, मैं माफी चाहता हूं। देखिए मैंने कहा कि जब आप इसे एक बार 5% कम कर रहे हैं, एक बार आप इसे 5% कम कर रहे हैं और फिर आप इस पे 15% का फायदा ले रहे हैं, यही है ग्रुप, गलत तो नहीं किया? 5% 15% का फायदा ले रहे हैं, तो मैं अगर 5% कम करके 15% बनाता हूं तो सीधे कह सकता हूं 15 - 5 होगा या नहीं होगा? गलत तो नहीं कर रहा? प्लस 15 पंजे 75 माइनस 75/100। तो सक्सेसिव से मुझे एक बात समझ में आई कि 10 में से 0.75 जाएगा, तो ये 9.25 आ जाएगा, 9.25 आ रहा है, यानी कि ओवरऑल जो कीमत बढ़ी है वो 9.25% का फायदा होगा। यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, यानी पहले तो लॉस हो रहा था 22.5% का, अब क्या है 9.25% का फायदा, यानी यहां से यहां तक में मैं ये कह सकता हूं कीमत जो है वो 31.25% बढ़ गई है। सवाल में यही 31.25% की वैल्यू 935 दे रखी है। मैं अगर लगभग की बात करूं तो आप देखेंगे कि ये 31 दिया 93, 3 से थोड़ा सा छोटा है, 30 से थोड़ा सा छोटा, क्योंकि 31 दिया 93 होता तो ये 93.75 आता, लेकिन ये तो 935 है, 93.75 आता, लेकिन ये 935 है, तो मैंने कहा ये 30 से थोड़ा कम है। तो मैं अगर 100% की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो वो 3000 से थोड़ी कम होगी, 3000 से बहुत थोड़ी कम होगी, बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, और 3000 से बहुत थोड़ी, एक ही ऑप्शन था। बाकी आप इस 31.25% को 125/4 लिख करके एग्जैक्ट भी निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, बट एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं थी।
प्रत्येक जो है कुकी है और प्रत्येक बोतल है उस पर क्रमशः 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य जो है वो अंकित करता है। कुकीज और बोतल दोनों पर 5 खरीद 3 मुफ्त पाए का ऑफर है। अनिल ने मेरे भाई कुकीज के लिए 300 रुपए दिए हैं और बोतल के लिए 400 रुपए का भुगतान किया। उसके द्वारा खरीदी गई कुकीज और बोतल की कुल संख्या क्या है? आप मिश्रा जी बताओ, एक कुकी का यहाँ पर जो है कीमत कितना है 20 और मैंने खरीदा कितने का है 300 का है। मैंने यहाँ पर कितना पेमेंट किया बताइए, आप बताइए। अगर मैं एक कुकी को 20 रुपए में खरीदता हूं तो मैं कितना कुकी खरीदूंगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर 15। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? अ शॉपकीपर मार्क ईच कुकी एंड ईच बॉटल एट ₹10 एंड ₹20। ठीक है, तो कुकी का मेरे एक सेकंड माफ करिएगा, कुकी का यहाँ पर जो कीमत है मैं इसे दिखा देता हूँ। कुकी की कीमत यहाँ पर कितनी है 10 रुपए है और मैंने खरीदा कितने का है 300 का है। मतलब यहाँ पर मैंने कितनी कुकी खरीदी है 30 मैंने कुकी खरीदी है। मैंने क्या किया 30 कुकी खरीदा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो मेरे भाई आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आप 5 खरीदोगे ना तो हम आपको यहाँ पर कितना मुफ्त देंगे? 3 मुफ्त देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा एक वस्तु पर आपको कितना मुफ्त मिलेगा। 5 पर अगर आपको 3 मिल रहा है तो मेरे भाई एक पर कितना मिलेगा? 5 जाएगा, तो एक पर आपको उसका 3/5 मेरे भाई क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा। एक पर कितना मिलेगा? तो 3/5 फ्री मिलेगा। तो अब आप मेरे भाई यहाँ पर कुकी खरीदने जाते हो। ठीक है, आपने 10 रुपए के हिसाब से मेरे भाई 30 कुकी खरीदी है, तो आपने कुकी खरीदी कितनी है 30 और आपको मेरे भाई मुफ्त कितना मिलेगा? तो 30 का मेरे भाई यहाँ पर 3/5 क्या मिलेगा? तो फ्री मिलेगा। आपने मेरे भाई यहाँ पर इतना खरीदा और इतना मुफ्त मिला। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, एक बॉटल जो है आपका कितने का है? 20 रुपया का है और आपने खरीदा कितने का है? 400 का। यानी आपने कितने खरीदे हैं? 20 बॉटल खरीदे हैं। तो आपने बॉटल कितने खरीदे हैं? 20। तो बॉटल आपने 20 खरीदे हैं तो 20 खरीदेंगे और मेरे भाई 20 का कितना मिलेगा? 3/5 आपको मेरे भाई यहाँ पर मुफ्त मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसका सम टोटल कर लीजिए तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर ये हो गया 18 और 30 मेरे भाई 48 हो गया यहाँ पे। और अगर आप इसका देखेंगे तो मेरे भाई 20 और 12 मेरे भाई कितना हो गया? तो 20 और 12 मेरे भाई 32 हो गया। 48 और 32 कितना हो जाता है? 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कहो ना प्यार है मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा कि इतना खरीदा इतना मुफ्त, इतना खरीदा इतना मुफ्त। बात खत्म मेरे भाई। कुल मिला कोन है और ये कोन की जो रेडियस है वो यहाँ पर r है, इसकी जो हाइट है मेरे भाई वो h है और इसकी जो वॉल्यूम है मान लो 1300 है। कितनी है मेरे भाई? यहाँ पर 1300 है। मैंने एक और कोन बनाया है और इस कोन की यदि हम बात करेंगे तो इस कोन में यहाँ पर जो रेडियस होगा वो हमारा 3 गुना हो जाएगा और जो हाइट होगा वो हमारा 2 गुना हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर वॉल्यूम हमारी कितनी होगी? तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो क्या बोलेंगे? पुरानी वाली वॉल्यूम कितनी थी? तो पुराने वाली वॉल्यूम 1300 थी। पुराने वाली वॉल्यूम कितनी थी? तो 1300 थी। यहाँ पर हमने क्या किया? रेडियस का 3 गुना, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? रेडियस का स्क्वायर यानी 3 गुने का स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, हाइट को हमने किया है 2 गुना, तो हाइट को हमें क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे सर 1300 हो गया इंटू हमारा 9 हो गया इंटू हमारा 2 हो गया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो 13 इंटू 2 26 या फिर ऐसे कर लो 9 इंटू 18, 78 के 54 और 18 और 5 मेरे भाई 34। ठीक है, तो ये हमारा कुल मिलाकर आ जाएगा, कुल मिलाकर इतने के करीब में वॉल्यूम। तो समझ गए यहाँ पे? तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो हमें क्या करनी होगी मेरे भाई? ध्यान देनी होगी। सभी के उत्तर अलग अलग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो, रेडियस को आपने 3 गुना किया है और हाइट को आपने डबल किया है। तो 3 गुना किया तो 3 का स्क्वायर, हाइट का डबल किया तो इतना। 9 इंटू 2 हमारा 18 इंटू 3 54 और 18 18 5 23 23400। ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं और इसका मेरे भाई उत्तर जल्दी से बता दीजिए आप लोग यहाँ पे। अगर मैं कल के दिन ये बोलूँ यहाँ पे कि रेडियस मान लो कि हमारा r है, हाइट हमारा h है, एक नया कोण का हमने निर्माण किया है और उस नए कोण में यहाँ पर क्या हो जाएगा? नया कोण में रेडियस हमारा डबल ही रहेगा। ठीक है, और हाइट में हम यहाँ पर क्या करते हैं? 3 गुना कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो हमारी एक तरीके से मान लो 412 है। तो यहाँ पर 412, चलो आसान थोड़ा देता हूँ लोग। वॉल्यूम हमारी 300 है, तो इसकी वॉल्यूम हमारी कितनी होगी? जल्दी से बता दो, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? बता दो। एक क्वेश्चन होल्ड पे रखा है, बिल्कुल होल्ड पे रखा है, आराम से उसे करेंगे और बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। वेरी गुड, यानी क्लियर हो गया इतना बात आप लोगों को कि सर अगर मान लीजिए कि कभी भी इस क्वेश्चन में ऐसा कहे कि हमारा इस तरीके से हम रेडियस और हाइट को कर रहे हैं तो हम आंसर दे पाएंगे। तो हम बोलेंगे सर देखिए वॉल्यूम के लिए पुराना वाला वॉल्यूम हमारा कितना है? तो 300 है। हमने यहाँ पर रेडियस का 2 गुना किया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 गुने का स्क्वायर करेंगे। हाइट को हमने 3 गुना किया है तो उसे करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 300 इंटू हमारा 4 इंटू हमारा 3, 4 3 12, 12 3 36। आंसर हमारा कितना होगा? तो 3600 होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये हमारा क्या है? बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस हमारा कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब जरा हम इसमें अप्लाई करते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा पढ़िए। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 20। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सम ऑफ लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और मेरे भाई हाइट हो गया। ये हमारा किसके बराबर में है? तो 20 के। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, अगर डायगोनल की लंबाई हमारी कितनी है? तो 12 है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि मेंस में पूछा गया है। मुझे लगता है बच्चों को ये बात बहुत तरीके से समझ में आ गई होगी। इस साइड का स्क्वायर बराबर हो जाता है हमारे मेरे भाई डायगोनल का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कितना? टोटल सरफेस एरिया के। ये सम ऑफ साइड है, याद रखना। ये क्या है? सम ऑफ साइड है मेरे भाई, सम ऑफ साइड है। तो सम ऑफ साइड हमारा कितना है? तो सम ऑफ साइड हमारा 20 है। तो बोलेंगे सर 20 का स्क्वायर बराबर डायगोनल हमारा कितना है? तो बोलेंगे सर 12 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का तो सर हमें पता है ही नहीं यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो मुझे 20 के स्क्वायर में से मेरे भाई 12 का स्क्वायर घटाना है, यानी 400 में से 144 घटाना है। तो 400 में से 144 घटाना है तो कितना हो जाएगा? 256। यानी 200 कितना हो जाएगा? 400 में से बिल्कुल 256 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना आएगा? 256। ऐसे 20 12 32 और हमारा 8, 32 8 8 2 16 8 24 1 25। ये हमारा करेक्ट आंसर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या बोला गया। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इतना, डायगोनल हमारा इतना, सरफेस एरिया कितना होगा। सेम कहानी हमें करना है और सेम पॉइंट पर हमें चलना है कि सर सम ऑफ साइड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे किसके, डायगोनल के स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया के बराबर में। तो सम ऑफ साइड हमारा कितना है, तो सम ऑफ साइड हमारा 23 है, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 529 हो जाएगा यहाँ पे। डायगोनल हमारा कितना है, तो डायगोनल हमारा इतना है, तो इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25, 25 सतह कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है। अगर हम देखेंगे यूनिट 4 के साथ एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 529 में से 177 को घटा दो, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे 144 नहीं होगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग हमारा इतना है, इसका विकर्ण हमारा इतना है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो हो जाएगा 12 से 7 आपका। ठीक है। 5 और 4 से एक मेरे भाई 354 आएगा। ये तो 144 हमारा गलत दिया गया, मतलब यूनिट डिजिट के आधार पर मैंने इसको टिक किया था, लेकिन ये गलत है, मुझे लगा ही कि डाउट है यहाँ पे। ठीक है। तो साइड हमारा मानो 23 दिया गया, तो 23 का स्क्वायर इतना हो गया, डायगोनल 5√7 दिया गया, स्क्वायर इतना हो गया, टोटल सरफेस एरिया इतना हो गया। इसमें से इसको घटा लो मेरे भाई, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 354 आ जाएगा। यानी टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर टोटल सरफेस एरिया 354 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया सर, 354 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है, ये ऑप्शन हमारा गलत है, 144 नहीं होना चाहिए, 354 होना चाहिए। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं क्या बोला गया, पढ़िए। बड़ा प्यारा सवाल है। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज इतना, टोटल सरफेस एरिया इतना है, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्टिक दैट कैन बी प्लेस इनसाइड द बॉक्स। यानी इस बार इस सवाल में मेरे भाई डायरेक्ट डायगोनल जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भाई वही बात बोली गई है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का जो योग है वो 14 है, टोटल सरफेस एरिया 96 है, और आप उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी मेरे भाई लकड़ी का सबसे लंबी जो है यहाँ पर स्टिक का मान बताइए जो यहाँ पर उसके कमरे में रखी जा सके। तो मुझे सिर्फ ये लाइन बताओ, लेंथ ऑफ ए स्टिक दैट कैन बी प्लेस इनसाइड द बॉक्स, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए स्टिक, ये हम किसे बोलते हैं, तो ये हम डायगोनल को बोलते हैं। यानी कहीं ना कहीं सम ऑफ साइड दे दिया है, टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, और हमसे डायगोनल के बारे में पूछ रहा है। हमने कहा वही रिलेशन तुम्हारे में भी लगेगा, सम ऑफ साइड का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो प्लस मेरे भाई यहाँ पर जो है वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम साइड की बात करते हैं तो साइड हमारा 14 है, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा मेरे भाई। डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल ही तो पता करना है, तो डायगोनल का स्क्वायर इतना, टोटल सरफेस एरिया कितना है, तो 96 है। आप यहाँ पर देखो 196 में से इसको घटा लो तो मेरे भाई 100 हो जाएगा, ये हमारा डायगोनल का स्क्वायर है। तो डायगोनल का स्क्वायर अगर 100 है तो डायगोनल का मान कितना आएगा, तो मेरे भाई 10 आएगा। यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। क्लियर है, कोई दिक्कत बताओ। चलो एक मछुआरा धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करता है और उसके समय का 0.5 गुना है, और धारा के प्रतिकूल यदि दूरी शांत जल में नाव की गति x हो और धारा के क्रमशः 15। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। देखिए हमको क्या करना है, मछुआरा को बोट मान लीजिए, वाटर ही है, और डाउन स्ट्रीम है एंड अप स्ट्रीम है। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या दिया हमको, टाइम के बारे में बोला है। क्या, एक बार फिर से पढ़िएगा ध्यान से। अ फिशरमैन ड्राइव सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो गया, फिक्स हो गया, यानी कि टाइम का अनुपात का उल्टा ही स्पीड का अनुपात होगा। ये चीज़ पकड़ना है आपको यहाँ पे। डाउन स्ट्रीम इन 0.5 टाइम्स, देखिए टाइम्स क्या लगता है, डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, 0.5 टाइम्स, और ये वाला 1, या इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा बना लें तो ये बोल सकते हैं, देखिए ये इसका डबल है, मतलब हम 0.5 टाइम्स का मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें, 0.5 का मतलब 1 का आधा होता है, यानी अगर इसमें 1 टाइम लगा तो इसमें 2 टाइम लगा होगा। और हमको ये पता है कि अप स्ट्रीम में हमेशा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर इसी को उल्टा कर दे तो ये स्पीड का अनुपात आ जाएगा। ये 2 एक किसका अनुपात है, स्पीड का अनुपात है। और अगर हमको ये दोनों रेशियो पता है तो इनका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कैसे, इन दोनों को जोड़ें, 2 और 1 कितना, 3, 3 का आधा कितना आएगा, 1.5, इन दोनों को घटा देंगे, 1 का आधा कितना आएगा, 0.5। देखिए इन दोनों को जोड़ने पे आना चाहिए, इनको घटाने पे आना चाहिए, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात आ गया हमारे पास। अब क्या है हमारे पास, क्या दिया है, धारा के प्रतिकूल दूरी, शांत जल में नाव की गति, x का मान ज्ञात कीजिए, धारा क्रमशः, अच्छा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ लिख दिया गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x एंड 15। अब देखिए बोट का स्पीड x है और वाटर का स्पीड है 15 है, यानी 0.5 की वैल्यू हमारे पास 15 दिया हुआ है, और बोट की स्पीड हमको निकालनी है। ये इससे कितना गुना पे, तो बोलेंगे 30 गुना पे है, तो ये वाला भी 30 गुना पे हो जाएगा। बोट की स्पीड कितना आ जाएगी, 45 आ जाएगी, और यही पूछा गया है। 0.5 था, इसको रेशियो को थोड़ा अलग भी कर सकते हैं आप चाहे तो, इसको 1 और 3 का अनुपात, 1 बराबर 15 तो 3 बराबर 45, ऐसा भी लिख सकते थे, वो आपकी मर्जी। पॉइंट को हटा भी सकते थे, यानी यहाँ पे आंसर जो होगा 45 होगा। ईजी क्वेश्चन था, और ये बहुत बार रेलवे में और कई कई जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, कॉमन एसएससी में हर जगह बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया गया कि गर्मी के दिन में एक नाव शांत पानी में 84 किलोमीटर या धारा के अनुकूल 112 किलोमीटर 3 घंटे 30 मिनट में तय कर सकती है। सर्दियों के दिन में धारा की गति 50% बढ़ जाती है, जबकि कम दृश्यता के कारण नाव की गति 25% कम हो जाती है। एक शीतकालीन दिन में नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 27 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर में दूरी तय करने में कुल लगने वाला समय। अब यहाँ पे कहीं पे भी अनुपात नहीं दिया आपसे, तो अनुपात नहीं दिया तो बनाना होगा आपको। क्वेश्चन में आपका मेन टारगेट क्या है, शुरू यहीं से करना है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अब इनमें से ढूंढना है कि क्या क्या चीज़ दिया है हमारे पास, तो बहुत कुछ दिया होगा अगर ध्यान से देखेंगे तो, कि 84 किलोमीटर चलता है 3 घंटे 30 मिनट में, 3 घंटा 30 मिनट को आप बोलते हैं 3.5 घंटा। तो और ये क्या है, 84 किलोमीटर धारा के शांत पानी में 84 किलोमीटर, ओके, शांत पानी ध्यान रखिएगा, शांत पानी में 84 किलोमीटर चलने के लिए 84 बटे में
3.5, 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2, तो 12 दूना 24। ये 24 जो आया हमारे पास 7/2 कैसे आया, 3.5 को 7/2, ये 24 किसका है, शांत पानी में, यानी ये इस 24 इसकी वैल्यू है। ध्यान रखिएगा, इसमें गलती नहीं करना है, किसका यूनिट दिया है, तो 24 इसकी वैल्यू दिया है। फिर बोला धारा के अनुकूल 112 किलोमीटर। अब 112 जो है ना, ये डाउन स्ट्रीम की बात करता है, अनुकूल, इसमें भी 3.5 ही घंटे लगते हैं इसको। तो 7/2 में ये 12, 16, 16 दूना 32, यही तो आएगा ना, 16 7 112, 2 32, यानी इसकी वैल्यू 32 दिया है। हमने शुरू में आपको आज की क्लास में आपको बताया था कि कोई भी दो वैल्यू दी होगी, अगर ये 24 है ये 32 है, तो यहाँ क्या रहा होगा, आप खुद से सोचिएगा। 24 में क्या जोड़े कि 32 आ जाए, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 6 2 8 होगा, और इसमें क्या इन दोनों घटा देंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, 16 ही आ रहा ना, 16 आ जाएगा। ये सबका वैल्यू आ गया हमारे पास। हमने दिया था क्वेश्चन में 2, हमने सबका निकाल दिया, अगर इसमें से कोई पूछता तो। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है वो भी देखिएगा। अब क्वेश्चन में ये बोला है, कहाँ गया, सर्दियों के दिन में धारा की गति 50% बढ़ जाती है। ये जो धारा की गति थी ये 50% बढ़ जाती है। इसको 50% बढ़ाना क्या मुश्किल काम है, परसेंटेज आपने पढ़ा है। 50% का मतलब होता है आधा, इस 8 का आधा कितना होता है 4, 4 बढ़ जाएगा तो अब नई स्पीड क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, नई स्पीड 12 आ जाएगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, जबकि नाव की गति 25% कम हो जाती है। अगर इसकी गति को 25% कम करना है, अब इसका 25% मिलेगा, 25% होता है 1/4, 4 से भाग देंगे 24 में, 6 बार में 6 कम हो जाएगा तो ये 18 आ जाएगा। अब नई गति जो है ये 18 है और ये कितना है 12 है, तो नया डाउन स्ट्रीम भी होगा और नया अप स्ट्रीम भी होगा। डाउन स्ट्रीम की बात करने के इनको जोड़ेंगे तो अब ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 30, और इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6। ये नया डाउन स्ट्रीम होगा और ये नया अप स्ट्रीम होगा। पूछा क्या क्वेश्चन में वो देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला कि धारा के प्रतिकूल चलना है 27 किलोमीटर, प्रतिकूल यानी कि 27 किलोमीटर, प्रतिकूल की स्पीड क्या है, तो बोलेंगे 6, ये टाइम आएगा। तो और दूसरा क्या बोला था, 90 किलोमीटर चलना है धारा के दिशा में, यानी 90 किलोमीटर चलने का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, 30 होगा। तो इसमें तो 3 ही घंटे लगे हैं, और इसमें देखिए 6 चौके 24, 6 पचे 30, 4.5 घंटा और 3 घंटा मिला कितना हो जाएगा, 7.5 घंटा हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, 7 घंटा 30 मिनट। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कहीं पे भी। क्वेश्चन देखिए थोड़े से अच्छे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा आपका। बाकी आप लोग बताइए। बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, इनके रेशियो के बारे में सोचना है। तो बोट का बोला था 8 है, इसका बोला है 3। ये क्वेश्चन में एग्जैक्ट डेटा है, रेशियो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जैक्ट डेटा है और ये भी एग्जैक्ट है, तो अब इसको रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख लीजिए 8 और 3 ये वाला 11 है, और 8 में से 3 गया ये वाला 5 हो, इसकी जरूरत या ना हो हमने बस लिख दिया। भाई क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्या पूछा गया है। तो ये डाउन और अप स्ट्रीम के बारे में हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा वो आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बोला मनीष द्वारा अनुकूल गंतव्य स्थान तक जाने और धारा का प्रतिकूल 25 घंटे में लौटता है, तो गंतव्य दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दूरी तभी निकलेगी जब हमारे पास टाइम पता हो। तो अब हम यहाँ से निकालते हैं टाइम का अनुपात। अब बोलेंगे ये 11 और 5 है, तो ये 5 और कितना होगा, 11 होगा। बोलेंगे ये उल्टा कैसे लिख देते हैं आप, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जो स्पीड है डाउन और अप का उसके टाइम का, इनका टाइम छोड़ दीजिए, इनकी बात हो रही है क्योंकि ये गए हैं और ये आए तो इसी से, 3 का उल्टा हो गया, 5 और 11 का हो गया। अब 5 11 ये हमारे पास हो गया, तो यहाँ से क्या समझा कि अब ये टाइम का अनुपात इन दोनों टाइम को मिला दिया जाए, 11 और 5 को, तो 16 यूनिट लगेगा। लेकिन क्वेश्चन बोला ये 32 यूनिट है, 32 घंटे है, 2 गुना पे एक्चुअल। ये क्वेश्चन में कितना बोला 32 आवर्स, तो अगर ये 2 गुना पे तो 5 दूना 2, यानी कि 10 घंटे इसको लगे होंगे। अब आपके पास 2 चीजें हैं, आप चाहें तो इसका भी टाइम निकाल लीजिए, इसका भी निकाल लीजिए, लेकिन एग्जाम में हमको बस डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड इसका क्या है 11, और ये अनुपात नहीं एग्जैक्ट वैल्यू था, हमने बोला था ना 8 3 तो ये 11 है, तो ये 11 लिख दिया। इसका टाइम कितना है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 110 किलोमीटर। यही तो होगा हमारे पास में, 5 दूना 10 था और 11 था, और तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में। एक ही तरह का डिस्टेंस पूछा, दोनों पूछा था, एक बार देख लेते हैं। मनीष धारा प्रतिकूल 32 घंटा शांत जल में धारा, तो गंतव्य की दूरी प्रारंभिक स्थिति से गया तो हाँ तो 110 किलोमीटर, तो ईजी है। 110 किलोमीटर गया होगा, 110 किलोमीटर आया होगा, यहाँ से भी निकालेंगे तो वही आएगा। 11 दूना 22, 22 गुणे 5 कितना 110 ही आएगा। कुछ लोगों के लिए कैलकुलेटिव होगा, तो पॉइंट लगने से क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट सही पता होना चाहिए। हमने बोट एंड स्ट्रीम का एक नया तरीका बताया है जो आपको सिर्फ हमारे पास से मिलने वाला है, अब भले आपको आगे कहीं से मिल जाए। ये 4 रेशियो बोट एंड स्ट्रीम में सबसे जरूरी होते हैं, और ये 2 सेकंड का काम होता है। अब ये अनुपात दिया था हमको 7 और 6 का, अगर ये 7 है ये 6 है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये वाला 13 और इन दोनों को घटा लेते हैं, ये वाला 1। ये तो यही होता है ना, b + w b - w, ये अनुपात आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में देखिए ये वाली वैल्यू बहुत कॉमन सा वैल्यू, 51 मिनट लगते हैं, इससे काट देंगे 0.2 बार में। 60 से इसलिए हमने गुणा कर रहा है यहाँ पे कि 60 से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि ये मिनट में था, इसको घंटे में बदलने के लिए नीचे में 51/60 होगा, तो 60 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू 12 दिया था, 13 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 13 गुणे 12 गुणा करिए, ऐसे छोड़ दीजिए। अब हमारे पास दोनों स्पीड आ गई। अगर आपसे यहाँ ये पूछता ना कि बोट की स्पीड क्या है, तो ये भी निकाल सकते थे, ये भी निकाल सकते थे, सारा कुछ। लेकिन क्वेश्चन में कई तरीके से पैटर्न बनते हैं। जो क्लास है बोट एंड स्ट्रीम वाले जरूर देखिएगा, अगर आपको CBT 2 देना है तो आपका नजरिया बदलना चाहिए। बोट एंड स्ट्रीम में आप सोचेंगे वही पुराने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको हर तरीके से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। और उसमें मैंने ऐसे भी क्वेश्चन बताया ना, हो सकता है आने वाले 3 साल बाद आपके एग्जाम में बने। वैसे तो हर टाइप का मैंने फ्यूचर बता दिया, उसमें क्या क्या चीज आ सकता है। अब ये कॉमन सा क्वेश्चन है, देखिए ये बोला विपरीत दिशा में इतना चलता है, यानी कि 17.7 में इसकी स्पीड 12 से भाग दे दीजिए, और ये 66.3 में, और इसमें 13 गुणे में 12 से भाग दिया। देखिए 13
से ये कट जाएगा, इसलिए मैंने इसको भाग नहीं दिया था। 13 पचे 65, 13 एकम 13, 5.1 है। दोनों का जब बेस सेम होता है तो ऊपर वाला नंबर जुड़ जाते हैं, तो 17 और 5 22.8 आ गया। 12 से बस भाग देना है, 12 से एक बार, 12 से 9 बार, तो 1.9। और मतलब कॉमन कैलकुलेशन है, कोई ऐसा यूनिक नहीं था कि जिसमें कुछ अलग से करना हो। अब इसमें अगर आप सोचेंगे कि हम ये सब बनाएं, इसमें x प्लस वाई, x माइनस वाई, इसकी वैल्यू भाग दे निकालें, फिर x की वैल्यू, नहीं, वो बहुत पुराना और आउटडेटेड तरीका हो चुका है। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो ये रेशियो मेथड आपको सीखना पड़ेगा, और कोई ऐसा यूनिक भी नहीं है कि आप, लेकिन अगर आप ये क्लास करेंगे अच्छे से तभी आप इसको सीख पाएंगे, ठीक है। और जो पहली बार पढ़ेंगे वो 2 बार कम से कम पढ़ना चाहिए। जिन तकलीफों को तुम्हें मेरी आंखें देखकर पढ़ लेना चाहिए था, जिन तकलीफों को तुम्हें मेरी आंखें देखकर पढ़ लेना चाहिए था, अफसोस कि उनका एहसास तुम्हें मेरे बोलने के बाद भी नहीं हुआ। उसके बाद लिखती है कि ये जख्म रखूंगी छुपाकर, किसी को दिखाऊंगी नहीं, अपने हिस्से की बातें किसी को बताऊंगी नहीं, और तुझसे प्यार हमेशा रहेगा, बस एक जिद है कि तेरे पास अब आऊंगी नहीं। इससे पहले कह रही है कि एक गलती रोज कर रही थी मैं, जो मिलेगा ही नहीं उस पे मर रही थी मैं। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय। अब मल्टीपल पे एक सवाल पूछा गया है कि 32.5% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। आप मुझे बता सकते हैं जी, आप मुझे बता सकते हैं 32.5% का मतलब क्या है? तो आपने कहा जी 32.5% का मतलब हो गया 65/2%, यही हो गया। 65/2% को फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 13/40 आ जाएगा, यानी 40 पे 13 का लाभ कमाने की बात कर रहा है, और एसपी पूछ रहा है। आपने कहा 13 पे अगर कोई लाभ कमाएगा 40 पे 13 का, तो 53 का मल्टीपल आएगा उत्तर। ये बात मानते हो? उत्तर 53 का मल्टीपल आएगा, और एक ही ऑप्शन था, सीपीओ 2024 में आया इसी साल सीपीओ 2024 में आया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? 2024 में आया, सीजीएल प्री 2024 में आया। अब कितने लोगों को तो फॉर्मूला भी नहीं पता होगा, मुझे लगता है ऐसे ऐसे धागे क्लास में कि फॉर्मूला भी नहीं पता होगा। तो मैं बता देता हूं, पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू, चलो पाई का तो पता ही है, वो छोड़ो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बता दे रहा हूं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ LR। LR का मतलब क्या है? आधे लोधे राजपूत। हाफ L मतलब लेंथ ऑफ आर्क। ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, आपको बस ट्रिक बतानी है। फॉर्मूला आप सबको आता है, इनटू रेडियस। जल्दी माइक्रो सेकंड में उत्तर बताना, फटाफट से, आपका समय शुरू हो चुका है दोस्तों। और इस सवाल को करने के लिए मैं दे रहा हूं आपको गिनती के बहुत भाई किसी ने कोई डाउट है तो बता दो। आप सबने कर लिया, मैं समझ गया, ठीक है, मैं समझ गया आपने कैसे करा है, क्या करा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को करते हैं। जैसे ये सवाल पेपर में आया था भाई साहब कि आपको बताना था एरिया ऑफ सेक्टर, और सबको फॉर्मूला पता होता है सबको। तो बच्चे ने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हाफ L कितना था 11, और ये कितना था 15.75, ठीक है, ये है। अब गुणा करनी थी तो उसने 2 से पहले, अब 55 से गुणा करना आसान तो है नहीं, 2 से उसने काटा इसको, तो पता चला 11 गुणा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ये आ गया 7.875, ये आ गया। अब 11 से गुणा करनी थी तो उसने कहा कि मैं 5 ऐसे के ऐसे ही लिख देता हूँ, 5, और फिर 7 5 12 का 2 हासिल 1, हासिल 1। आप उधर बैठोगे ना तो क्लियर दिखेगा, 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 7 15 और 1, 16 का 6 हासिल 1, 8 7 15 और 1, 6 हासिल 1, 7 और 1, लास्ट में 8। और पॉइंट कहां पे लगेगा? 3 अंक के बाद। पॉइंट कहां पे लगेगा? 3 अंक के बाद। 86.625 इस सवाल का उत्तर था। बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम यहीं पे 625 तक ही रुक जाते, पूरा करने की जरूरत नहीं थी। हमेशा ऐसा होता है कि लास्ट के 2 डिजिट सेम दे देता है, बट हमने क्या देखा कि 5 लिखा मैंने, जैसे 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 7 15 और 1 6, जैसे ही 6 आया मैं सीधे ये उत्तर मार्क कर दूंगा। बोलो बोलो, बात आई समझ में या नहीं आई? मुझे जैसे ही 625 दिखा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा। बोलो अब बात आई नहीं आई समझ? घनाभाकार ठोस ब्लॉक के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल 216 96 144 है। इसे पिघलाकर समान आकार वाले 8 घन बनाए जाते हैं। बच्चे को भारी लगता जा रहा है। ऐसे 3 घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या हो? बड़ा ही अलग सवाल है। अब एक बच्चा मेरी तरह एग्जाम में बिल्कुल लल्लू बैठता है, एक बच्चा मेरी तरह एग्जाम में बिल्कुल लल्लू बैठता है, उसको कुछ नहीं आता, ना उसको गुणा भाग आती है, ना उसको ज्यादा कैलकुलेशन आती है। उसको इतना जरूर पता है कि जब मैं किसी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता हूं, देखिए जैसे ये कमरा एक घन है, ये कमरा एक क्यूब है, तो जब मैं घूम के जितना देख सकता हूं दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। यानी बहुत सारे बच्चों को ये बात पता होती है कि जो लेटरल, मान लेते हैं, अभी आपको नहीं सोचना, अभी आप ऐसे समझो मैंने बता दिया, आप कैलकुलेशन देखना, इस सवाल में फॉर्मूले पे मत जाओ, कैलकुलेशन पे जाना। आपने कहा कि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4a स्क्वायर है, वो कितना है? 4a स्क्वायर है, और ऐसे कितने घनों का निकालना है? 3 घनों का, यानी उत्तर ये है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अब आप मुझे बताओ ये उत्तर है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस उत्तर में से 12 कॉमन ले लूं, अगर मैं इस उत्तर में से 12 कॉमन ले लूं तो जो बच रहा है वो a स्क्वायर बच रहा है, बस बच रहा है या नहीं। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ही गजब सवाल है। तो आपने कहा पहले वाले में से अगर मैं 12 कॉमन ले रहा हूं, पहले वाले में से 12 कॉमन ले रहा हूं तो 12 में पंजे 60 और 12 चौक 48, यहां पे तो a स्क्वायर नहीं बच रहा, ये उत्तर नहीं। ये संख्या तो इस सवाल में अगर 12 कॉमन ले लूं तो आपने कहा 12 तिया 36 और 12 छिंग 72, यहां पे a स्क्वायर बच रहा है, ये उत्तर हो सकता है। मैंने इसमें 12 कॉमन लिया तो आपने कहा 12 कॉमन ले लो, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, नहीं हो रहा। मैंने इसमें 12 कॉमन लिया, आपने कहा 24 आ गया, नहीं हो रहा। सोचिए इस सवाल में कितनी लंबी चौड़ी रामायण थी कि फलाना ढिमका ये वो 216 96 144 8 गण, बट मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया। मुझे इतनी सी बात पता चली कि इस सवाल का उत्तर 3 गुणा 4 a स्क्वायर आएगा, यानी 12 कॉमन लेने के बाद 12 a स्क्वायर, एक ऐसी संख्या बचनी चाहिए जो किसी का स्क्वायर है और वो एक ही ऑप्शन में बच रही थी, दैट इज बी 12 गुणा 36 था। सोचो मैंने कुछ करना ही नहीं इस सवाल में। आप सोच रहे हो कि अरे ये एक बार गलती से ऐसा सवाल पूछ लिया, नहीं, एग्जामिनर चाह ही नहीं रहा कि आप, पता है आपको इस सवाल में कितने फॉर्मूले लगेंगे, कितनी कैलकुलेशन लगेगी, आप सोच सकते हो। इसका सॉल्यूशन देख लें। क्या कर सकते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक थोड़ा सा दिमाग ये तो लगा सकते हैं ना कि 27 की पावर b जो लिखा है 3 का क्यूब होता है कि नहीं 27, ये लिख सकते हैं। अच्छा 81 क्या होता है 3 की पावर 4 होता है कि नहीं, और ये 3 की पावर a है, लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब। अब देखो तीनों के बीच में बराबर लिखा, बेस बराबर है, तो अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, यानी a बराबर होगा 3b के बराबर होगा 4c के, हाँ या ना 100%। अच्छा ठीक है, अब अनुपात जरा निकालते हैं। इसको ढकेंगे 4 तिया 12 ये आया, इसको ढका 4 एक कन्नम 4 ये आया, इसको ढका 3 एक कन्नम 3 आया, तो ये क्या हो गया ABC का अनुपात आ गया। अरे वही अपना ढकन ढकान मेथड जो हम लोगों ने विश्वास बहस में पढ़ा था, याद है कि नहीं, भुला गया तुम लोग, भुला गए। चलो अब उसने कहा ABC का मल्टीप्लाई 144, जरा मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 चौक 48 थी 144, ओ माय गॉड, यानी A की वैल्यू डायरेक्ट 12, B की वैल्यू डायरेक्ट 3, C की वैल्यू डायरेक्ट 3। अब रख लो A की वैल्यू 12 है, A की वैल्यू 12, B की वैल्यू कितना है 4, तो 4 दूनी 8 और C की वैल्यू 5 तिया 15, कितना ले लिया लासापा 120 ले लिया, तो 12 दहाई में 120, 15 8 120 और 15 8 120, और आगे कितना लिखा हुआ है 12, ठीक है। तो 12 दहाई में 120 से नीचे 10 आ गया, फिर 15 10 25 और 8 33/10। कमेंट में देखो है क्या, ऑप्शन नंबर बी। सच बताना, दिल पे हाथ रख के, कठिन लगा आपको, सच बताना। तो अगर पेपर में ये वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले कौन दागेगा, अब उनके बच्चे लोग दागेंगे। के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, x y के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह हुआ कि जो x का रेशियो होगा वो y के स्क्वायर के रेशियो का इनवर्स होगा, उल्टा होगा मेरे भाई, ठीक है ना। x का रेशियो y के स्क्वायर के रेशियो का इनवर्स उल्टा होगा। पहले x का मान 6 था, अब x का नया मान बताना है। पहले x का मान 6 था, अब x की सेकंड वैल्यू आपको बतानी है, तो ये रेशियो हो गया। आपको क्या करना है, y के रेशियो का उल्टा लेना है, y के रेशियो का उल्टा। y की वैल्यू पहले 5 थी, अब 4 हो गई, तो आपको उल्टा लेना है 4/5, 4/5 आप बोलोगे हाँ सर, और इसका स्क्वायर, इसका मेरे दोस्तों करना है आपको स्क्वायर, ये आएगा बच्चे, 4 का स्क्वायर 16/25, ठीक है। तो x का जो मान आएगा मेरे भाई, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 25 छिक्का 150/16 आएगा, ठीक है जी। 2 से काटेंगे 75/8, तो ये 8 नाम 72 और 3 75, 9 सही 3/8 आएगा, यानी कि 9.375, 1/8.125, 3/8.375, तो सीधा 9.375 आ गया। सेम ब्याज दर पर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 56 रुपए है, कंपाउंड इंटरेस्ट 58 रुपए है। प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। देखिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 56 है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 58 रुपए। प्रिंसिपल बताना, देखिए सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है, आप बोलोगे हाँ सर। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 56 है तो हर साल का 28 होगा, पहले साल भी सिंपल इंटरेस्ट 28 होगा, दूसरे साल भी 28 होगा, ठीक है। लेकिन 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 58 है, यानी कि कितना ब्याज ज्यादा है, 2 रुपए ज्यादा है। 56 से 58 2 रुपए ज्यादा है, क्योंकि 2 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। मेरे भाई आपसे पूछा प्रिंसिपल, ये फर्स्ट ईयर की कहानी है और ये मेरे भाई सेकंड ईयर की कहानी है, बात को समझे। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज। ये 2 रुपए जो आपको ब्याज मिला है,
ये क्यों मिला है? इस 28 रुपए पर आपको 2 रुपए ब्याज मिला है, यानी कि 1/14 है। अगर आपसे ब्याज की दर पूछी होती, आंसर आता 1/14 मेरे भाई, 7:1/7%। आपसे पूछा प्रिंसिपल, आप बताओ ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट, ये पहले साल तो केवल प्रिंसिपल ही ब्याज मिलेगा ना, प्रिंसिपल भी ब्याज मिलेगा पहले साल तो, यानी कि फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल का 1/14 है आपको ब्याज मिला 28 रुपए, यानी कि मेरे भाई पहले साल मूलधन का 1/14 आपको ब्याज मिला जो 28 रुपए के बराबर है। तो मूलधन कितना है? 28 × 14, ठीक है जी, 196 का दुगना हो जाएगा 392 रुपए, ये आंसर है, ठीक है जी। ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है, बात खत्म। अगला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, और एक ही स्पेशल तरीका है। देखिए आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। प्रॉफिट जो होता है सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। मैंने मान लिया कि माना सीपी जो है बच्चों वो 100% है, 100% मान लिया। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचते हैं, 2/5 आ रहा है, 5 की शकल देख के मैंने ये मान लिया, 5 की शकल देख के मैंने मान लिया कि माना किसी वस्तु का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो 5 यूनिट है, मैंने ये मान लिया, ये मैंने मान लिया। माना किसी वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 5 है। आप सामान को क्या करते हो? सेलिंग प्राइस के 2/5, 5 का 2/5 कितना होता है? 2। आप सामान को 2 यूनिट में बेचते हो और बेचने से 27% लॉस होता है। 100% पे 27 का लॉस हुआ तो बिका कितने में? 100 में से 27 घटाओ, 73% में बिका। अगर आप सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 84% में बेचोगे, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 5 है, तो अगर आप सामान को 5 के 84% में बेचोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 5 का 84%, 420 हो जाएगा ना, 420% 4.2। यानी कि अगर आप सामान को 4.2 यूनिट में बेचोगे तो सामान कितने में बिकेगा? क्या नहीं बता सकते आप लोग? बिल्कुल बता सकते हैं। कि 2 से जो आपका 4.2 है ये 2.1 टाइम्स है मेरे भाई, तो ये भी 2.1 टाइम्स होगा भाई यहां पे। तो कितना आएगा भाई? 21 सत्ते 147 और 21 तिया 63। 147 में 6.3 जोड़ेंगे तो 153.3% में बिकेगा। 153.3% आ गया, बोलो हाँ। कितना लाभ हुआ भाई? 100% के क्रय मूल्य का सामान अगर 153.3% में बिक रहा है, 53.3% एक्स्ट्रा में बिक रहा है, तो यही आपका प्रॉफिट है। 53.3% ही आपका लाभ है। डी ऑप्शन आंसर हो गया, बात खत्म। बहुत कहा गया 11 का स्क्वायर और मेरे भाई इसके स्क्वायर के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। सबसे पहली बात, यहाँ पर 11 देखो, यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना है तो 144 है, और इसका स्क्वायर कितना 121 है। दो लोगों के बीच में कितनी संख्या है इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, तो मेरे भाई इनका डिफरेंस निकालते हैं और इनका डिफरेंस जितना भी आता है उसमें से -1 कर देते हैं। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 में से आप 1 घटा दीजिए तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आएगा? 22। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। दो लोगों के बीच में कितनी संख्या, जैसे 3 और 5 के बीच में कितनी संख्या है? सिर्फ एक संख्या है 4, बट कैसे पता चलेगा? 5 - 3 2 आएगा, उस 2 में से भी 1 घटा दो। डिफरेंस में से 1 घटाना है तब जाकर के बात बनेगी, डिफरेंस में से 1 घटाना है तब जाकर के बात बनेगी। निकालने के दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कि हमारे पास निर्देशांक अक्षों पे सरल रेखा द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी अक्ष पे कोई एक ट्रायंगल बनाया जाएगा, अक्ष मतलब समझिएगा अक्षों पे, यानी एक्स या वाई पे जो भी, और एक इक्वेशन दिया रहेगा और इसमें हमको क्या पूछा जाता है? एरिया। तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का तरीका सबसे बेहतर क्या होता है? बस आप ये देखिए कितने बार में कट रहा था, बोलेंगे 7 बार में कट रहा है। ये इससे कितने बार में कट रहा था, बोलेंगे 5 बार में। बस इन दोनों को गुणा करके आधा कर लिया करिए, ये हमेशा काम करेगा, हमेशा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ बेस इंटू हाइट, एक गुणा करते हैं तो बेस निकलता है, एक हाइट निकल जाता है, और उसको हाफ बेस इंटू हाइट हमने किया और कुछ किया नहीं। परसेंटेज दिया हुआ है, तो भैया 6 से 3 गुना पे, 6 से 5 गुना पे। 5 की वैल्यू दिया था 5 9 45, तो 3 9 27, ये वाला हो जाएगा। बड़े कॉमन इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है। और अगर आप में कि 280 का k परसेंट और 350 के 50% के बराबर है, ध्यान रखिएगा, तो k का मान क्या होगा? अरे कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। 7 चौक 28, 7 पचे 35। अब यहां से आपको बस यही देखना है कि ये 4 यूनिट की वैल्यू इधर वाली दिया है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको बस निकाल देना है। 4 से ये कितना गुना, तो बोलेंगे 12.5 गुना पे। 12.5 गुणे 5 कितना होता है? 62.5। बस इतना ही करना था, एक इजी। देखिए पावर से हमारे पास पावर 1 से पावर 3 पे जाना है। क्या इसको हमको लिखने की जरूरत है क्वेश्चन को? नहीं। पावर को जो माइनस से क्यूब में जाते हैं ना, इसके लिए थोड़ा सा बैक एंड वाली जानकारी जो आपके पास होनी चाहिए, कि अगर माइनस से क्यूब में हम जाते हैं तो यहाँ k क्यूब के साथ +3k होता है, +3k होता है। तो सेम चीज यही करना है, 10 दिया है तो 10 का क्यूब प्लस में 3 × 10, यहां तक आंसर आ जाता है। लेकिन ये तब तक सही होता है जब ये दोनों जगह रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल नहीं है तो ए बी की वैल्यू रख लीजिए। ए बी की वैल्यू कितना दिया है? 11 है, ये भी ठीक है। लेकिन इतना से भी काम नहीं चलने वाला है। इसके साथ साथ आपको देखिए ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, 3 और 2 6, तो 6 का भी करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास ये 1000 के साथ इनको जोड़ ले, 11 × 66, 66 × 3 198, यानी 1980। 1980 जोड़ लेंगे 2980 आ जाएगा। यानी ये मेंटली किया जा सकता है, अगर मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कॉमन तरीके से हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन मेंटली हैं, 10 सेकंड से ज्यादा तो इसमें लग ही नहीं सकता कभी भी, अगर आप सोचें तो। देखिए अगर मुझे करना होता तो 10 का क्यूब 1000 प्लस साइन आएगा क्योंकि माइनस माइनस है,
प्लस 3 इंटू में 11 33 33 और हमारे पास क्या था तो गुणे में 6 ये भी करना था। लास्ट में देखिए 10 का भी इसमें हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि 10 तो दिया ही था। 3 इंटू में 10 था प्लस ये वाला 11 और प्लस ये 6 यानी कि हमको 198 जीरो लगाना था और इनको जोड़ लेना था क्योंकि प्लस का सिंबल था। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी पे, इस बार भी क्यूब करना है हमको, पावर को क्या करना है क्यूब करना है। अगर ये क्यूब करना है तो देखिए क्यूब वाले क्वेश्चनों में हमने क्या पढ़ा था, अगर प्लस होता है तो k क्यूब माइनस में 3 के होता है, यानी 2 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 2 होता है। तो ये सही होता है आंसर कब, जब इन दोनों का गुणनफल 1 होता है। अगर गुणनफल 1 नहीं तो इनका भी गुणा करना होगा, 3 चौक के 12 और इसके साथ में ये वाला जो 1/36 है इसको भी करना है, 12 से 3 बार 3 से 3 बार, यानी कि ये 8 में से सिर्फ 2 घटाना था। इतना इजी था, तो इजी ही था, बस आपको सही से समझने की जरूरत है। ये कॉमन तरीके से लग सकता है, वही के क्यूब बोलते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों का योग का अनुपात दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में काउंट होगा, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है। तो 3 और 6 यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है ना 2 गुना का है। अगर 2 गुना का डिफरेंस होगा ना तो देखिए 3 पद तो कट जाते हैं, 3 ही बचता है, यानी कि जो यहाँ पे रेशियो पूछा गया है इसकी जो वैल्यू आती है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना 27 और शुरू वाले जो 3 पद है ना 125, इसी की वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा 3/5। ये इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका थ्योरी जानने के लिए इस बैच में जरूर देखेंगे, यूथ वाले बैच में कैसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है। क्वेश्चन 2021 वाले में तो नहीं पूछा गया था, लेकिन सीजीएल के एग्जाम में सीएचएसएल सीपीओ में हर साल ही क्वेश्चन मिलता है। इस पर हर साल मतलब कोई मेंस में देख लीजिए या प्री में देख लीजिए, हर साल आपको मिलने वाला है। इसलिए आपको पढ़ना क्योंकि इस बार टीसीएस दे रही है, टीसीएस के पैटर्न में, तो इस पैटर्न में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे, इसके लिए तैयार रहिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या होता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, इनको सबको एक तरफ लाके हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, -1 का स्क्वायर, B-1 C-1 या A-2 ऐसा कुछ बनाना पड़ता है। वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सब क्लास में जब थ्योरी पढ़ाई जाती है तो उस समय सीखने वाली चीजें, एग्जाम में उतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको देखना है कि अगर ये 2 यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। 2 क्यों होना जरूरी है? 2 इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी 2 नहीं रहेगा किसी नंबर के साथ ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकता, क्योंकि हम फार्मूला जो लगाते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 2bc ऐसा कुछ बनेगा। तो 2 हमको चाहिए ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2 है। अगर 2 नहीं है तो 2 बनाएंगे आप। हो सकता है यहाँ पे 6 दिया रहता, अगर यहाँ 6 दिया रहता तो हम क्या करते हैं कि 2 यहाँ रख लेते हैं और 3 को अंदर गुणा कर लेते हैं, ये 3a 3b और 3c ऐसा कर लेते हैं, जो भी नंबर दिया रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर 2 दिया है, इसका एक अलग से वीडियो बना के डाला गया, आप चाहें तो इसको देख लीजिएगा, आप लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगा यूट्यूब पे। और देखिए यहाँ पे जिसके साथ जो कोफिशिएंट है, a के साथ 1 है तो a की वैल्यू 1, b के साथ 1 है तो b की वैल्यू 1, c के साथ 1 है तो 1, आंसर कितना आ जाएगा 3, 1 2 3 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, ये तो हो गया। लेकिन एक चीज का इसमें ध्यान देना है कि कभी कभी इसके साथ कोई नंबर दे देगा, जैसे मान लीजिए 2 दे दिया, इसके साथ 3 दे दिया, इसके साथ 4 दे दिया। अगर इनके साथ तो इस a वाले में इसका वैल्यू से भाग, इस वाले में इसके वैल्यू से भाग, इस वाले में इसके वैल्यू से भाग, और इसके हिसाब से यहाँ पे नंबर और भी दिए जा सकते हैं। ये तो मैंने रैंडम लिखा, ये क्वेश्चन सही नहीं होगा कि यहाँ पे 2 और 3 रहेगा तो इसके साथ ये 3 मैच करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बस एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि अगर इनके साथ भी कोई नंबर दिया हो तो उससे डिवाइड कर लेना है। और इनके साथ कोफिशिएंट मान लीजिए अगर 2 दिया रहता, 3 दिया रहता तो इसके ऊपर में 3, इसके ऊपर में 2, इसके ऊपर में 1 है तो 1 ऐसा बन सकता है। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था ये सब चीजें, तो हमने बस इस क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना था, a की वैल्यू 1 आ जाता, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, इसमें भाग भी एक ही से देना है। क्यों? क्योंकि इनके साथ सबके साथ 1 ही 1 दिया हुआ है। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, वो आप क्लास में बना लीजिए, सीखते समय बना लीजिए, लेकिन एग्जाम में आपको सीधा आंसर से मतलब होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, भले आपके एग्जाम में अभी नहीं है लेकिन इस बार आपके पास क्या है। एक पैटर्न ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था एनटीपीसी में, पैटर्न को ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन कैसे दिया जाता है। पहले पैटर्न को समझना, लगाने में देखिए इसमें 1 ही सेकंड लगने वाला है, ये 2 सेकंड वाला भी नहीं है, सिर्फ कितना सेकंड है, 1 सिंगल सेकंड का क्वेश्चन है। लेकिन आपको पहले से पैटर्न पता रहेगा। तो पैटर्न कैसा होता है, एक नंबर दिया रहेगा, यहाँ पे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 रहता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 का डिफरेंस 1 है। कभी कभी ये प्लस में आता है, कभी कभी ये माइनस में आता है। तो अगर ये माइनस वाले में देखिए, अगर यहाँ पे x + 1/x अगर पूछा जाए तो जो दोनों में बड़ा है, जैसे 2 बड़ा है तो बड़े वाले का गुणा कर लेंगे 2 से, 2 × 2 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 4। अगर आपसे माइनस में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इस लास्ट वाले का साइन के साथ गुणा करना है। अगर माइनस साइन के साथ तो माइनस में 2 का गुणा करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस सिंबल के साथ। यानी आंसर आपका 1 ही सेकंड का था कि बस क्वेश्चन देखते हैं, 3 √3 × 2 2√3 आता और माइनस था इसलिए माइनस सिंबल के साथ कर लिए। एक और क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 2021 में ही पूछा गया था। यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर हम यहाँ से x + 1/x निकालें तो देखिए इनमें बड़ा कौन सा, ये वाला है, तो इसका 2 गुना कर लेंगे 2√3, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इस बार आपसे क्वेश्चन में x + 1/x नहीं, इसका स्क्वायर पूछा गया है। तो पावर को स्क्वायर कैसे करते हैं, इसके पीछे के लॉजिक समझिएगा। x + 1/x की वैल्यू अगर आपके पास k दिया हो और यहाँ से अगर आपको स्क्वायर पे जाना होता है तो k² - 2 करते हैं। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर, और कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अगर स्क्वायर जाना है, देखिए 2 का स्क्वायर 4 3 12, 12 में से 2 चला जाएगा 10, यानी कि 2√3 का स्क्वायर माइनस में 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। लेकिन अब एग्जाम में कितना सेकंड लगता है, मैक्सिमम 3 सेकंड। पहला सेकंड इसका डबल करने के लिए और दूसरा सेकंड स्क्वायर -2। पहला देखिए इसका डबल 2√3 का स्क्वायर कितना 12, 12 में से 2 चला जाएगा 10, यानी कि 2 से 3 सेकंड मान लीजिए, 4 सेकंड मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं देना एग्जाम में। अगर देंगे तो अगला सवाल रेलवे एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ, बनाइए। 4800 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 साल में 6000 रुपए हो जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर यानी कि उसी रेट से 12 साल बाद अमाउंट क्या होगा? बहुत बढ़िया। देखिए मेरे भाई, हमने 4800 रुपए इन्वेस्ट किए, 4800 रुपए, और ये 4800 रुपए 4 साल के बाद 6000 रुपए बन गए। ये 4800 रुपए 4 साल में 6000 रुपए बन गए। पूछा यह है कि यही 4800 रुपए
कंपाउंड इंटरेस्ट की सेम रेट से, रेट सेम है, 12 साल बाद कितना हो जाएगा। देखिए 4800 रुपए ऑलरेडी 4 साल में 6000 रुपए बन चुके हैं, तो हमें 12 साल देखना है, यानी कि 4 साल और 8 साल 12 साल। तो बस ये पता लगाना है कि ये 6000 रुपए अगले 8 साल बाद क्या अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि 4 साल प्लस 8 साल हो गए ना 12 साल। अब आप मुझे बताओ ब्याज की दर सेम है, 4800 रुपए 6000 रुपए बन गए, कितने गुना हुआ ये? अगर 4800 रुपए का प्रिंसिपल 6000 हो गए, कितने गुना हो गया भाई? 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 5/4 गुना, 5/4 टाइम्स 5/4 गुना। अगर ये 4 साल में 5/4 गुना हो रहा है तो 4 साल का दुगुना है 8 साल, समय डबल है। अगर समय डबल टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की यही खास बात है कि यहां सब मल्टीप्लाइंग फैक्टर में चलता है, पावर में चलता है। 4 साल में 5/4 गुना तो 8 साल में 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा जी 6000 गुणा 25/16, 5/4 का स्क्वायर 25/16 रुपए आ गया मेरे भाई। ठीक है जी, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। 16 3 48 और 12 16 7 112, 8 16 पंजे 375 हो गया। 375 गुणा 25 आएगा जी, एंड में 5 25 25, 5 यूनिट डिजिट आएगा, डी ऑप्शन 9375, डी ऑप्शन आंसर है। भाई एक लैपटॉप है, लैपटॉप की कीमत है 48,000 रुपए, हमें उस लैपटॉप पर कुल 9.5% का डिस्काउंट देना है। लैपटॉप की कीमत कितनी? 48,000 रुपए की कीमत है। अब देखिए पहले 28,000 रुपए पर कितना डिस्काउंट दिया गया है? 12% डिस्काउंट दिया गया, 12%, 12% डिस्काउंट। ठीक, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। फिर अगले 12,000 के प्राइस पर, अगले 12,000 पर डिस्काउंट दिया गया, कितना बेटा? 8%। तो टोटल लैपटॉप तो 48,000 का है, 28 12 40,000 हो गया, बचा 8,000। बोला इस 8,000 रुपए के पेमेंट पर कितना डिस्काउंट दिया जाए कि कुल छूट 9.5% की हो। ओवरऑल जो डिस्काउंट है 9.5% का हो सके मेरे भाई, ये सवाल है। क्या आपको सवाल समझ में आ गया? ठीक है जी। अब देखो दोस्त, रुपए में बताना है तो पहले ये तो पता लगाओ कि यहां पे 8,000 रुपए पर कितना परसेंट डिस्काउंट देना है। देखिए डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है, तो आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, आप रेशियो ले लो मेरे भाई, इस प्राइस का रेशियो ले लो। 4 7 28, 4 3 12, 4 दूनी 8, ये 4 से कट रहा है, 4 7 28, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी कि 7:3:2। तो ये सवाल कैसे होगा बेटा? ये सवाल होगा रिवर्स डेविएशन से। अगर किसी बच्चे को डेविएशन नहीं आता, मैंने पढ़ाया, तो नहीं कर पाएगा सवाल पेपर में जल्दी। अगर कुल डिस्काउंट 9.5% है तो ये भी 9.5 होना चाहिए, ये भी 9.5 होना चाहिए, यहां भी 9.5% डिस्काउंट होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। लेकिन ये तो 12% है, 9.5 से 12 2.5% ज्यादा है मेरे भाई, 2.5%। तो यहां 7 का 2.5% ज्यादा है डिस्काउंट, ये तो 8% है, 9.5 से 8 1.5% कम है। तो यहां बच्चों 3 का 1.5% कम है डिस्काउंट। तो 2.5 7 एक 17.5 और 1.5 3 4.5, 17.5 में से 4.5 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 13%। 13% एक्स्ट्रा हो रहा है, तो बैलेंस करने के लिए यहां 13% कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 9.5% पे बैलेंस करना है कुल डिस्काउंट। लेकिन कितने रुपए की कीमत पर है? 2 रुपए की कीमत पर है, बटे 2, 2 से 13 चला जाएगा 6.5 बार, तो 9.5 में से 6.5 घटाऊंगा 3%, 3% आ गया, यानी कि रिमेनिंग 8,000 पर आपको 3% डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये मैंने रिवर्स डेविएशन से पता लगाया, और ये सबसे स्मार्ट तरीका है। हालांकि बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है, फिर वो एक्स मान के करते, लंबा मेथड लगाते, कैलकुलेशन ज्यादा होती है, इससे कैलकुलेशन कम होगी मेरे भाई। समझने में आपको 1 घंटा लगेगा ये मेथड, लेकिन बहुत सारे सवालों में कैलकुलेशन बच जाएगी। रुपए में पूछा भाई 8,000 रुपए की बचे हुए प्राइस पर आपको 3% डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो कितने रुपए का हो गया जी? 8,000 का 3%, परसेंट से 2 जीरो काट लो, 240 रुपए, 240 रुपए डिस्काउंट आ गया, सी ऑप्शन है ना मजेदार। ठीक है जी। एक वृत्ताकार पार का क्षेत्रफल। अब देखिए क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, देखिए मेरे हिसाब से कितना देर का क्वेश्चन है, कितना आसान सा है। देखिए 154 का 9 गुना है, 9 गुना मतलब 3 गुना हो गया, 7 का 3 गुना 21, 21 रेडियस होगा, छोटे वाले का 24 आ जाएगा, सॉरी 14 आ जाएगा, क्योंकि एक का 21 है तो एक का 14 होगा। 14 वाले के हिसाब से हम निकालेंगे तो 2 गुना पे 616 हो जाएगा। सिर्फ हमको 1388 में और 616 घटा देना है, और देखिए 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये 13 कितना आ जाएगा यहाँ, सही तो किया ना, 7 आ जाएगा, 770 आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही लिखना था हमको, सिर्फ 2 लाइन लिखना था। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी 2 लाइन के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। हमको क्या दिखा कि हमको ये चीज पता है कि 1386 154 से कितने बार में कटेगा? 9 बार में। हमने अभी बताया था क्यों 154 से कंपेयर करते हैं, शुरू में क्लास के बताया गया था। तो 154 का 9 गुना है, यानी कि ये 3 का स्क्वायर है, यानी रेडियस भी 3 गुना पे होगा। 7 का 3 गुना 21, 21 हो गया बड़े वाले सर्कल का रेडियस। तो छोटा वाला सर्कल कितना होगा? 14 होगा। क्यों 14 होगा? क्योंकि जो जैसे ऐसे समझिएगा, एक रास्ता ऐसे बनाया गया, एक ऐसे बनाया गया, ये वाला पूरा वो बनाया गया पार्क या कुछ भी, यहां से लेके यहां तक 14 होगा, और ये बाहर वाला 7 होगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि इसकी चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर, और टोटल आ गया 21, तो ये 14 होगा। ये तो बस समझने के लिए है कि ऐसा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, देखिए हमने क्या किया, एक स्टेप समझिएगा। 154 से हमने देखा
कि 1386 कितने बार में कटता है, 9 बार में। ऐसा नंबर देगा इससे कटेगा ही कटेगा, और ऐसा नंबर होगा कि स्क्वायर भी होगा, ठीक है। तो यहां से रेडियस कितना होता है 7 यूनिट, तो ये भी 9 गुना पे कितना हो जाएगा, सॉरी 3 गुना पे 21 हो जाएगा। ये आ गया बड़े वाले सर्कल का यहां से लेके यहां तक, और ये 7 है तो छोटा वाला सर्कल कितना हो गया, छोटा सर्कल जो होगा ना उसका रेडियस कितना है, r बराबर 14। ये 14 कहां से आया, ये 14 कहां से आया, क्योंकि ये 7 था और टोटल 21 था तो बीच वाला 14 आ गया। ये तो 2 ही गुना पे था, ये 2 गुना पे, तो इसका जो एरिया होगा ना, ये 2 का स्क्वायर कितना 4 गुना पे 616 आ गया। बस इस बड़े वाले में से इस छोटे का निकाल देंगे, ऐसे बड़े वाले सर्कल में छोटे का सर्कल का एरिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। यही तो किया गया यहाँ पे 770 मीटर स्क्वायर। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो मेंटली हो जाएगा, ठीक है। देख के स्टूडेंट शुरू में क्या होते हैं, डर जाते हैं कि ये क्या है। मतलब डरने का मतलब ऐसा नहीं, जिनको आ रहा हो तो लगा ही लेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए, नए जो लोग होंगे उनको लगेगा कि ये क्या करना है, इसमें तो मैदान है, रेसिंग ट्रैक बनाया गया है, उसकी बाहरी वाली परिधि दी है, आंतरिक परिधि दिया है, ये 33 अंतर है, ट्रैक की चौड़ाई हमारे पास है, कुछ मतलब कुछ ना कुछ आपको एक बड़ा टास्क लगता है कि आपको फिगर बनाना होगा। यानी क्वेश्चन अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से कि एक ऐसा होगा, एक इधर होगा, ये वाला हमारे पास इसका वैल्यू हमको निकालनी है ना, ट्रैक की चौड़ाई, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग। ये कहीं ना कहीं आपको सोचने पे वो कर देगा कि अब कैसे करें इसको, फार्मूला तो यूज करना होगा। नहीं, फार्मूला जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी सोल्यूशन होता है, अगर आपको सही आइडिया पता है तो। देखिए हमको इस बार क्या दिया है कि परिधि, परिधि मतलब ये बड़ा वाला जो बाउंड्री है, हम किसको बोलते हैं, परिमाप को, ये बड़ा वाला बाउंड्री और ये छोटे वाले का बाउंड्री, इन दोनों का अंतर कितना है 33 मीटर है। और परिधि हमारा रेशियो में कितना होता है, देखिए r और हमारे पास पेरीमीटर में ये 44 होता है और ये 7 होता है, इसके अंतर की वैल्यू 33 दिया है। ये इससे कितना गुना पे हो जाएगा, 3/4 गुना पे। कैसे हमने निकाला कि 3/4 गुना इतना जल्दी से, देखिए ऐसे कर सकते हैं। 44 की वैल्यू हमारे पास 33 है, ये 11 से कट जाएगा 3 बार में, 11 से 4 बार में, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4, मतलब 3/4 से गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो इसमें भी 3/4 से गुणा कर लीजिए, 3/4 कर लेंगे तो 21/4 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, 5 सही 1/4 सेंटीमीटर या मीटर, मीटर है तो मीटर में, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको सरकमफ्रेंस यानी परिधि का डिफरेंस दिया है ना, तो जो यहां आंसर आएगा रेडियस में ना, वो भी उसके रेडियस का डिफरेंस आएगा। आपको अलग से दोनों रेडियस को निकालने की जरूरत नहीं है, वो सब फार्मूला नहीं लगाना है कि r1 - r2 फिर निकालेंगे, ये सब चीज करेंगे, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सीधा सीधा यहीं से कर सकते हैं कि अगर इनका डिफरेंस दिया है तो यहां से डिफरेंस ही आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। बस ये देखिएगा कि यहां अगर ये डायरेक्ट कट जाए तो ठीक है, नहीं कटता तो आप काट भी लेंगे इसको आसानी से। जिनको लगता है कि ये कैसे निकलता है, कितना गुना पे है, तो इसको बस इसमें डिवाइड करके निकाल लेते हैं, और कोई तो दूसरा तरीका इसमें नहीं होता है, बहुत कॉमन तरीके से कर सकते हैं। सर्कल बनाना ही नहीं है, ये सब कोई मतलब ही नहीं है, इसकी क्या जरूरत है, एग्जाम में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, कौन सा सर्कल ने क्या करे, ये सब नहीं, सीधा आंसर चाहिए आपको। बस क्या रेशियो पता होना चाहिए, 7:44 का रेशियो। इस वीडियो को ध्यान से दोबारा देखेंगे, जिनको नहीं आएगा वो एक बार समझेंगे तभी क्लियर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया कि परिधि दी हुई है 88/7, ठीक है, और फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि इससे क्या बोला कि तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। तो वर्ग कैसा होता है, एक 4 भुजाओं वाली आकृति है, बोला इसका जो साइड है ना इस सर्कल के रेडियस के बराबर है, तो उसका परिमाप निकालना है, मतलब ये r 4r की वैल्यू निकालनी है आपको। लेकिन क्या दिया है हमको, देखिए हमारे पास रेशियो क्या होता है कि 7 और 44 का रेशियो होता है। 44 की वैल्यू दिया है 88/7, ये इससे कितने बार में कट जाएगा, देखिए 44 दूना 2 बार में, 2/7 गुना पे, कितना गुना पे 2/7, तो इसमें भी 2/7 से गुना कर देंगे, तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 बच जाएगा, 2 सेंटीमीटर में आ गया क्या, ये रेडियस आ गया। अब रेडियस आ गया तो हमको क्या निकालना है, अगर ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 है, 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 8, क्योंकि परिमाप आपसे पूछा गया है, तो क्या होगा सभी भुजाओं का योग 2 × 4 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपको कोई भी फार्मूला कहीं पे भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्पेशली रेडियस में जब हमारा मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं सर्कल के अंदर, तो वहां तो नहीं लगती है, ठीक है। अगर आप रख लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करके मेरे भाई यहाँ पर रख लीजिए, बढ़िया सीखने वाले हैं आप लोग। एक आदमी 8 संतरे 40 रुपए में बेचकर 20% का नुकसान करता है, ठीक है। मैंने कहा था याद रखना पैसा हमेशा ऊपर रहेगा, लाभ और हानि का सवाल है, तो पैसा हमेशा ऊपर रहेगा। कितने संतरे मेरे भाई, 8 संतरे, लाभ हुआ कि नुकसान हुआ, 100 में 20 का नुकसान, तो यानी 80%। अब दूसरे वाली स्थिति में आ जाओ, 30 रुपए में कितने संतरे, तो 30 रुपया हो गया, संतरे कितने, तो मेरे भाई x हो जाएंगे यहाँ पे, और लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो 20 का लाभ हुआ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। एकदम बहुआ सवाल है मेरे भाई, यहाँ बनाओ, 30 से काटोगे 4 बार में, ठीक है, 40 से काटोगे मेरे भाई यहाँ 2 बार में, 4 से कटेगा तुम्हारा कितनी बार में, 2 बार में, 2 × 2 हो जाएगा 4, 4 बराबर x। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। स्पीड कैसे बताता हूं या एवरेज स्पीड कैसे बताता हूं, जितना डिस्टेंस होता है करता है, जितना डिस्टेंस अपान जितना टाइम, बोलो हाँ या ना। लेकिन ये स्पीड नहीं पूछा, ये वेलोसिटी पूछा है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होता है भाई। वेलोसिटी में क्या हो जाता है, ये विस्थापन आ जाता है कि उसने कितना विस्थापन किया है। आपने साइंस में पढ़ा होगा, अगर विस्थापन 0 है इसका मतलब उसका कार्य 0 है। अगर ये 0 आ गया यानी विस्थापन अपान समय, तो विस्थापन तो 0 है, क्योंकि वो जिस स्थान से निकला उसी पर वापस आ गया, तो विस्थापन तो 0 हो गया। अब समय चाहे उसको 50 सेकंड लगा दो, चाहे 1 सेकंड लगा दो, तो अगर ऊपर 0 आ गया तो पूरी दुनिया का 0 मामला आ जाएगा।
सोचो कितना शानदार क्वेश्चन है। ये सेशन आया तो आपने ये क्वेश्चन देख पाए, नहीं आता ये सेशन तो आज तक आपको पता ही नहीं चलता कि समय दूरी में ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है। बुढ़ा गए हैं, दाढ़ी मूछ आ गई है और कुछ तो दाढ़ी के बाल भी पक गए हैं, लेकिन फिर भी आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं था। और ये कब का क्वेश्चन है? ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक।